नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। अपने पॉलिटी की टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके टेस्ट नंबर 9 को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे उस टॉपिक में शामिल है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य विधानमंडल। इन 4 टॉपिक्स की चर्चा हम आपसे करेंगे और साथ ही साथ आगे इनसे संबंधित 25 प्रश्न भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है राज्यपाल यानी गवर्नर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। आप भी पेन पेपर के साथ बैठिए ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं वो सब आप नोट कर सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी को पता है कि इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं और अगर आप आज इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आगे आने वाले दिनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है आप सभी ने वीडियो को शेयर जरूर कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक राज्यपाल। तो जो राज्यपाल है उसकी चर्चा संविधान के 6ठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक की गई है। कार्यपालिका के बारे में बताया गया है संविधान के 6ठे भाग में 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। ये बताया गया है कि जो राज्य की कार्यपालिका होगी उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल शामिल होते हैं। सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 की एक धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो वो जो संशोधन है वो है आपका 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? तो 1956 में। बात करें राज्यपाल की नियुक्ति की तो राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से, जैसा कि राष्ट्रपति का चुनाव हमें देखने को मिलता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है। और इस मामले में अनौपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री की जो सलाह है उसको लेने का भी प्रावधान किया गया है। अब ये प्रावधान हो गया है कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी सलाह ली जाती है, यद्यपि ये करना जरूरी नहीं है और कई मामलों में इसके उल्लंघन के मामले भी सामने आते हैं। तो हमने देखा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कैसी है? राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से। सिफारिश किसकी होगी? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि जो राज्यपाल का पद है राज्य में वो उसी प्रकार से है जैसा कि केंद्र में राष्ट्रपति। राज्यपाल किसी व्यक्ति को होने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है। ये 2 बातें उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राज्यपाल के पद के लिए जो शर्तें, महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई हैं वो क्या क्या हैं? कि वो ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का सदस्य। उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियों और विशेषाधिकार तथा भत्तों के लिए अधिकृत होगा, यानी उसे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यदि वही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल होता है तो क्या होगा? तो ये उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से मिलेंगे। यानी कि अभी एक राज्य में तो वो अपने भत्तों और विशेषाधिकार को प्राप्त कर रहा है और वो दूसरे राज्य का भी राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो इसके संबंध में राष्ट्रपति के लिए प्रावधान है कि वह उस हिसाब से भत्ते और विशेषाधिकार उपलब्धियां तय करेंगे। तो ये राष्ट्रपति के विचाराधीन मामला छोड़ दिया जाएगा। उनके अनुसार राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक अगर राज्यों का है तो वो विशेषाधिकार और भत्ते मिलेंगे। हालांकि राज्यपाल की पदावधि के संबंध में संविधान में लिखा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल
पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वह वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। इसके अलावा अगर वो चाहे तो वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित पत्र के माध्यम से अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि राज्यपाल का कार्यकाल यद्यपि 5 वर्ष है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर बना रख सकता है। राज्यपाल की शक्तियों की बात करते हैं हम, तो राज्यपाल को कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों में राज्य सरकार के सभी कार्यकारी और औपचारिक कार्य राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्य के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन इस मामले में एक बात का आपको ध्यान देना है कि यद्यपि सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जा रही है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है, ना कि राज्यपाल को। यानी नियुक्ति तो ये कर देगा, लेकिन हटाएगा कौन? तो वो हटाएगा राष्ट्रपति। और साथ ही साथ वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए भी सिफारिश कर सकता है। तो ये शक्तियां राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां थी। बात करें राज्यपाल की विधायी शक्तियों की, तो वह राज्यसभा के सदन को, सत्र को आहूत करने या सत्रावसान करने या विघटित कर सकता है। विधानसभा को वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के कुल सदस्यों के 6ठे भाग को नामित कर सकता है। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग को नामित कर सकता है, जिसमें आमतौर पर साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का ज्ञान हो ऐसा व्यक्ति लिया जाता है। साथ ही साथ वह राज्य विधानसभा में एक आंग्ल समुदाय के सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राज्यपाल रखता है जब राज्य का विधानमंडल या सत्र ना चल रहा हो। ये उसकी विधायी शक्तियां थी। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में शामिल है कि धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की जो आकस्मिकता निधि होती है उससे अग्रिम धन ले सकता है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष पर समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। जबकि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति को के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडाशेष को यानी जो बचा हुआ सजा है उसको निलंबित करने, परिहार करने या फिर परिहार यानी लघु करने यानी उसकी शक्ति को कम करने, उसके दंड को कम करने या बदलने संबंधी शक्ति भी राज्यपाल को प्राप्त है। ये राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अधीन आता है। तो हम लोगों ने देखा कि राज्यपाल की स्थिति क्या है, जो है राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रधान होता है, उसी के नाम पर सारे कार्य कार्यपालिका द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति के बारे में हम लोगों ने देखा। वो सदन के सत्र को यानी विधान परिषद के सत्र को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, पहले सत्र को वो संबोधित भी करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी राज्यपाल के बारे में समझी। अब देख लेते हैं राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो संविधान में उल्लेखित हैं। तो 153वां संविधान का अनुच्छेद जो है वो कहता है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। 154 राज्य की कार्यपालक शक्ति,
155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 राज्यपाल का कार्यकाल, 157 राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हता कि भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु, 158 राज्यपाल के लिए कार्यालयीय दशाएं, 159 राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण, 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, 161 राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति, 162 राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा, 163 मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग या सलाह देना, 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल या वेतन इत्यादि, 165 में राज्य का महाधिवक्ता की बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा 165 में राज्य के महाधिवक्ता की बात है और महाधिवक्ता भी राज्य की कार्यपालिका का सदस्य होता है। 166 राज्य सरकार की का संचालित कार्यवाही के समस्त प्रावधान, 167 राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व, 174 राज्य विधायिका का सत्रावसान उसका भंग होना, 175 राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी सदन को संबोधित अथवा संदेश देने का अधिकार, 176 राज्यपाल का विशेष संबोधन, 200 विधेयक पर सहमति, 201 राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 217 राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देना, 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, 234 राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति जिला न्यायाधीशों को छोड़कर। तो हमने देखा कि 153 से लेकर 234 तक राज्यपाल से संबंधित विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें 153 में राज्यों का राज्यपाल होगा, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 165 राज्य का महाधिवक्ता, 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप बिल्कुल याद रखिएगा, कम से कम 153, 165, 213 ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तो याद ही रखिएगा। ये बातें संबंधित थी राज्य के राज्यपाल से। चलिए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विधानमंडल की। उसमें भी सबसे पहले बात मुख्यमंत्री की। संसदीय व्यवस्था में जो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री, जैसा कि हमें केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में देखने को मिलता है। अगर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो इसके लिए कोई भी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, जिस दल को अब बहुमत प्राप्त हुआ हो। मुख्यमंत्री के लिए एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, अगर मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे 6 माह के अंदर राज्य विधानमंडल का सदस्य होना पड़ेगा। ऐसा ही प्रावधान हमने प्रधानमंत्री के संबंध में देखा था। साथ ही साथ अगर मंत्रिपरिषद की बात करें, मुख्यमंत्री की बात हो गई, तो मंत्रिपरिषद में राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की है। जो मुख्यमंत्री होता है वह मंत्रियों के विभागों में फेरबदल या वितरण कर सकता है और राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाएगा जो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल के पास नाम दिए जाएंगे। कार्य के अगर मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। चूंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, इसलिए उसके इस्तीफे या मौत के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। अगर मुख्यमंत्री के कार्यों की बात करते हैं तो राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं स्थगित करने के संबंध में सलाह देता है। यानी विधानसभा का सत्र तो बुलाता राज्यपाल है, लेकिन उसकी सलाह कौन देगा? तो वो देगा मुख्यमंत्री। इसी तरीके से विधानसभा को विघटित करना यानी विधानसभा को भंग करना, तो उसे उसकी भी सलाह कौन दे रहा है? मुख्यमंत्री देता है। राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है।
अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सदस्य होता है। हमने ये बात आप लोगों से पहले जब राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर रहे थे तो की थी कि वह जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। इन दोनों परिषदों की जो अध्यक्षता होगी वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये बात हमने आपसे पहले की थी। मुख्यमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद दिए गए हैं संविधान में वो क्रमशः हैं 163 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देगा। ठीक है। 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान दिए गए हैं। 166 में ये बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन कैसे किया जाएगा, जबकि 167 में राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व दिए गए हैं। आमतौर पर समझने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री राज्य में वैसा ही है जैसा कि केंद्र में प्रधानमंत्री। यद्यपि प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधान है, इस वजह से उसकी शक्तियां मुख्यमंत्री के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर पद की तुलना करते हैं तो हमको दोनों पद एक ही समान प्रतीत होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का। बात करें राज्य मंत्रिपरिषद की यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो उसके लिए मेन रूप से संविधान में 2 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। 163 जिसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और 164 में मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंधों की बात की गई है। 163 कहता है कि जिन बातों में संविधान द्वारा इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर किसी भी अन्य कृत्य में राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता पर ही कार्य करेगा और जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। साथ ही साथ 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर ही करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो किसके परामर्श पर होती है? मुख्यमंत्री की। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम सीमा होगी वो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और ये 12 से कम भी नहीं होगी। मंत्रिपरिषद जो होगी वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। एक मंत्री जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से सदन का सदस्य बनना होगा। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए, जैसा कि मुख्यमंत्री के संदर्भ में हमने देखा था। तो हमने ये बात देख ली थी। 163, 164, 166 और 167 ये किससे संबंधित थे? तो राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री से संबंधित प्रावधान दिए गए थे। बात विधानमंडल की। विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई भी हमें एक रूपता देखने को नहीं मिलती है। कहीं कहीं विधान जो परिषदें हैं वो देखने को मिलती हैं, कहीं कहीं विधान परिषदें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। संविधान के 6ठे भाग अनुच्छेद 167 से 212 तक विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, आधिकारिक प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक? 159 से 212 तक। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान दे रखनी है कि कहीं कहीं विधान परिषदें हैं, कहीं कहीं विधान परिषदों की बात नहीं की गई है, वहाँ सिर्फ विधानसभाएं हैं। विधानसभा के गठन की बात करते हैं हम, तो विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। विधानसभा के एक सदस्य यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को राज्यपाल नामित करता है। और ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम 60 से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ राज्यों में हमें विधानसभाओं में जो सदस्य संख्या है वो 60 से कम देखने को मिलती है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, नागालैंड। यहाँ हमको 60 से कम सदस्य संख्या देखने को मिलती है। अगर विधान परिषदों के गठन की बात करते हैं तो विधानसभा के सदस्यों के विपरीत इनका जो
गठन होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, जबकि विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से। विधान परिषद के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3, अधिकतम से अधिकतम और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। यानी अधिकतम कितनी होगी, ए 1/3 ऑफ विधानसभा, और जबकि न्यूनतम जो होगी वो कितनी होगी, 40। जो विधान परिषद के सदस्यों हैं उनकी कुल संख्या के 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, जबकि 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सदस्य एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है, ना कि अंतिम। संसद इसको बदलने और सुधारने के लिए अधिकृत है, हालांकि अभी ऐसी कोई विधि संसद में बनाई नहीं गई है। अब बात करते हैं कि कौन ऐसा सदस्य है, कौन व्यक्ति विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त कर सकता है, यानी उसके लिए योग्यताएं क्या हैं। तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सक्षम शपथ लेनी पड़ती है। अगर वो विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना चाह रहा है तो 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु वो पूरा कर चुका हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30। विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही विधानसभा अध्यक्ष, जैसे राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष, तो कौन चुनेगा, विधानसभा के सदस्य। अगर विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया है तो उसका कार्यकाल तब तक बना रहेगा जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं आ जाता है या प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो जाती है। तो अगर उसका पद रिक्त होता है, अगर वो अपना पद रिक्त करेगा तो किन आधारों पे, यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए तो उसका पद रिक्त करना होगा। उपाध्यक्ष को वो अपना लिखित त्यागपत्र दे दे तो पद रिक्त हो जाएगा। यदि विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों में बहुमत से संकल्प पारित कर दिया जाए तब भी वो अपने पद से हट जाएगा। लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें के 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी ही पड़ेगी। इसी तरीके से जो विधान परिषद का अध्यक्ष होता है या सभापति होता है उसको भी कौन चुनते हैं, तो विधान परिषद के सदस्य। उसकी भी सदस्यता समाप्त होगी कब, कि तब जब स्वयं उसकी विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हो जाए, उपसभापति को त्यागपत्र दे दे या फिर विधान परिषद के तत्कालीन सदस्य बहुमत द्वारा संकल्प पास कर दे तो उसकी जो सदस्यता है या उसकी जो सभापति का कुर्सी है वो पद है वो चला जाएगा। ठीक है, लेकिन 14 दिन पूर्व यहाँ भी सूचना आपको देनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो विधानमंडल के विधायी प्रक्रिया से संबंधित है, वो है धन विधेयक। जो धन विधेयक होता है वो विधान परिषद में नहीं पेश हो सकता, उसे केवल विधानसभा में राज्यपाल की सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है। इसी प्रकार कोई भी सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जो मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। आप लोग सुनते होंगे कि सरकारी विधेयक, तो सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो सदन के किसी भी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। विधानसभा द्वारा धन विधेयक पारित होने के बाद विधान परिषद को विचारार्थ भेजा जाता है, यानी विचार हेतु। विधान परिषद के पास इसमें चेंज करने की कोई भी शक्ति नहीं है, ना तो अस्वीकार कर सकती है और ना ही संशोधन कर सकती है। 14 दिनों में विधेयक को लौटाना भी होता है। विधानसभा इसके सुझाव विधान परिषद ने दिए हैं उसको स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। अगर इसी प्रकार जब राज्यपाल के समक्ष धन विधेयक पेश किया जा रहा है तो उसके पास जो ऑप्शन होते हैं वो हैं कि उसे स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी साधारण विधेयक को जो राज्यपाल है वो 4 महीने तक रोक सकता है, 3 महीने प्लस 1 महीने के उस
संबंध में। वो 3 महीने खुद रोक सकता है, 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर सकता है, तो टोटल 4 महीने के लिए रोक सकता है। ये बात आपको राज्य विधानमंडल के संबंध में ध्यान रखनी है। बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो कि राज्य विधानमंडल से संबंधित हैं, जैसा बताया मैंने 168 से 213 तक। तो कुछ मैं आपसे चर्चा कर दे रहा हूं, बाकी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 168 कहता है कि राज्य में विधायिकाओं का गठन, 170 विधानसभाओं के गठन, 171 विधान परिषदों के गठन, 177 सदनों से संबंधित मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकारों से संबंधित है। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है। साथ ही साथ 187 में राज्य विधायिका के सचिवालय की बात है। 188 में सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण, 190 में सीटों का रिक्त होना, 191 में सदस्यों की अयोग्यता, 195 में सदस्यों के वेतन भत्ते, और जो 196 है विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया, 199 में वित्त विधेयक की परिभाषा, 200 में विधेयकों को स्वीकृति, 202 में राज्य बजट की बात है, 203 में विधायिका में जो संबंधित प्राक्कलन हैं उनकी प्रक्रिया के संबंध में, 204 विनियोग विधेयक, 207 वित्त विधेयकों संबंधित विशेष प्रावधान, 208 साधारण जो प्रक्रिया है उससे संबंधित नियम विनियम, 211 विधायिका में चर्चा पर प्रतिबंध, 213 विधायिका की अवकाश अवधि में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वो आप याद रखिएगा, जिससे संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, वो है 213 कि जिसके तहत विधायिका की अवकाश स्थिति में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिनकी चर्चा मैंने आप सभी से की। इसके आगे अब हम करते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को, जल्दी जल्दी करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा। राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसकी बात कौन सा अनुच्छेद करता है? 52, 152, 153, 156, 164, 152, 153, 156, 164। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी अनुच्छेद 153। कौन सा? अनुच्छेद 153, जिसमें कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है? जल्दी से बताइए कि जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनको हटा कौन सकता है उनके पद से? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति। इनकी नियुक्ति जो करता है वो करता है राज्यपाल, लेकिन हटाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को नहीं है, वो किसको है? वो है राष्ट्रपति को। इस बात की चर्चा मैंने अभी आपसे पीछे की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त, सभी को चुना जाता है या नियुक्ति से संबंधित? सुनिएगा, इसको समझिएगा, नियुक्ति। जल्दी से बताइए कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 3, किसको राज्यपाल द्वारा चुना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी को राज्यपाल द्वारा ही चुना जाता है या इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्य और राज्य निर्वाचन आयुक्त। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है? राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं। बी, राज्य विधानसभा के सदस्य की सदस्यता के मामले में निर्वाचन आयोग से परामर्श कर निर्णय लेता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए।
राज्यपाल राज्य विधानसभा का अनिवार्य अंग होता है। आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि कौन सा प्रश्न इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद है अभी तक आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें असत्य है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों सही होगा? क्योंकि यहां लिखा है 2 सदस्य, जबकि 1 सदस्य की नियुक्ति ये राज्य विधानसभा में कर सकता है, वो भी कौन होगा? आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य। जबकि विधान परिषद में एक विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य वो नामित कर सकता है। तो ये राज्यपाल की शक्ति है सदस्यों को नामित करने की। तो 1 सदस्य ना कि 2 सदस्य, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है यह बताना है। 153 राज्य का राज्यपाल, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 165 राज्य का महाधिवक्ता, 233 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 233। इसमें क्या सही होगा? तो वो सही होगा 213, ना कि 233। 153 राज्य का राज्यपाल, बिल्कुल सही। 155 राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल सही। 165 राज्य का महाधिवक्ता, बिल्कुल सही। लेकिन जो ये 233 वाली बात है, यहाँ 233 ना होकर के क्या होगा? 213। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किस मामले में राज्यपाल के पास विवेकाधिकार की शक्ति नहीं है? राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करना, मुख्यमंत्री के किसी आदेश को ना मानने के लिए कोर्ट में अपील करना, राज्य के विधान परिषद और अन्य मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना, किसी राज्य का अतिरिक्त कार्यभार संभालना। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने राज्यपाल वाला पूरा टॉपिक अच्छे से सुना है तो आप इसको बता ले जाएंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आदेश ना मानने जैसी कोई बात संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। राज्यपाल राज्य में कार्यकारी प्रमुख है और वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। किसी भी आदेश को ना मानने के लिए वो कोर्ट में अपील नहीं कर सकता, यानी 2 नंबर जो है वो शक्ति नहीं है। बाकी विधेयक आरक्षित कर सकता है, विधान परिषद और अन्य मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकता है, राज्य का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल सकता है। तो संभालने के लिए उसको दिया गया है प्रावधान। तो प्रश्न नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है, यह आपको बताना है। ए, बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाना, बी, धन विधेयक को सहमति देना, सी, राज्य में वित्त आयोग का गठन करना, डी, उपर्युक्त सभी। कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है यह बताना है आपको। 4 ऑप्शन हैं, राज्य विधानमंडल के सामने बजट, धन विधेयक को सहमति, राज्य के वित्त आयोग का गठन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो राज्य वित्त आयोग का गठन है वो कौन करेगा? राज्यपाल। धन विधेयक इसके ही अनुपूर्व अनुमति से पेश किया जाता है और बजट को भी ये राज्य विधानमंडल में रखवाता है। तो ये राज्यपाल की शक्तियां हैं, तीनों वित्तीय शक्तियां हैं और इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी शर्त राज्यपाल पद के लिए जरूरी है? ए, उसे ना तो संसद और ना ही विधानमंडल का सदस्य होना जरूरी है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यपाल होते हुए भी लाभ के पद पर बना रख सकता है, भारतीय होना चाहिए। कौन सा
जरूरी है, ये बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त राज्यपाल के पद के लिए जरूरी है? जरूरी, प्रश्न में थोड़ी एरर लग रही है। निम्न में से कौन सी शर्त राज्यपाल पद के लिए जरूरी है? उसे ना तो विधानसभा का सदस्य 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारतीय हो, ये दोनों बातें जरूरी हैं। इस प्रश्न में थोड़ी सी एरर है। वह लाभ के पद पर बना रह सकता है, ये बात लाभ के पद पर वो बना नहीं रह सकता है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 8 जो है आप चेंज कर लीजिए या काट दीजिए। इसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में शामिल कर लेंगे कि राज्यपाल के लिए जो शर्तें बताई थी हमने, वो आपको ध्यान होंगी कि राज्यपाल से संबंधित जो शर्तें हमने आपको नियम और शर्तें राज्यपाल के लिए बताई थी कि उसका जो निर्वाचन होता है वो जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, साथ ही साथ वो 35 वर्ष का आयु पूर्ण होना चाहिए और भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो ये दोनों बात तो सही है बिल्कुल। और उसे ना तो संसद सदस्य होना चाहिए ना ही विधानमंडल का सदस्य, ये बिल्कुल बात सही है। तो इसमें हम कह सकते थे कि जो ये क्वेश्चन बना था वो किस लिए बना रहा होगा कि इनमें से कौन सी बात राज्यपाल के लिए सही जरूरी नहीं, मतलब वो गलत है, कौन सी बात गलत है राज्यपाल के पद के लिए, तो वो गलत है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए उसको। और अगर वो लाभ के पद पर है तो वो क्या होगा, उसे नियुक्ति के बाद उस पद से हट जाना होगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि उसे लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यही गलत है, बाकी सारी बातें राज्यपाल के पद के लिए होनी चाहिए। 35 वर्ष का नागरिक भी होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, और ना ही संसद और ना ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, यानी वो सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? ए राज्यपाल के प्रति, बी विधानसभा के प्रति, सी विधान परिषद के प्रति, डी इनमें से कोई नहीं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है राज्य की, ये बात आपको बतानी है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हम सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा के प्रति। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, ये बात आपको बतानी है। ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 18 साल। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन प्रश्न नंबर 10 का 25 वर्ष। और जबकि अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो कितनी चाहिए? 30 वर्ष। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता और उपर्युक्त सभी। ये बताना है आपको। और प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष नहीं, यहाँ सदस्य, क्योंकि इसका अध्यक्ष जो होगा वो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होता है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रियों संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बात आपको बतानी है 12 में। जल्दी से बताइए कौन सा सही है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बात बतानी है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 163 का संबंध
मुख्यमंत्री के शपथ से नहीं है। बाकी सब सही है कि 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, 164 में राज्य के मंत्रियों संबंधित प्रावधान, 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन, ये बात दी गई है। जबकि 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, ना कि मुख्यमंत्री की शपथ का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, संसद। मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, संसद। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है कुछ शर्तों के साथ। यदि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो पूरे मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होती है। कौन सा कथन असत्य है? जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित। बी है कि मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद इस्तीफा देगी। सी लिखा है कि राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य है। डी लिखा है मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होती है। कौन सा असत्य है ये बात बतानी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं बल्कि कौन होता है? सीएम यानी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15। एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। बहुत कम लोग दिखाई देते हैं वीडियो में, हालांकि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और जो लोग देख रहे हैं वीडियो वो वीडियो से फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे। तो आपके जो मित्र भाई बंधु हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, इसके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराऊँ। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वीडियो को लाइक करके फटाफट प्रश्न देखिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो प्रश्न है, पहले प्रश्न तो पढ़ लें। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है? ए, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है। वह राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित करने के लिए कह सकता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री के पास कौन सी शक्ति नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वो शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है। बाकी ये तीनों शक्तियां मुख्यमंत्री के पास हैं। यानी मंत्रिपरिषद में कौन मंत्री होगा इसकी सलाह भी देगा, विभाग में फेरबदल कर देगा और विधानसभा को विघटित करने के लिए राज्यपाल से कहेगा। ये बात मुख्यमंत्री पर चर्चा करते समय मैंने आपको बताई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 16, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? ए, मुख्यमंत्री, बी, विधानसभा अध्यक्ष, सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी, राज्यपाल। जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको तो शपथ राज्यपाल दिलाता है, बाकी मंत्रियों को कौन दिलाता है ये बात आपको बतानी है प्रश्न नंबर 16 में। इस प्रश्न का भी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। आपने देखा होगा कि जब किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनते हैं और साथ ही साथ 2-4 मंत्री उनके साथ तुरंत शपथ लेते हैं तो उनको शपथ कौन दिला रहा होता है? वो दिला रहा होता है राज्यपाल। तो मंत्रियों को भी शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। जबकि संसद सदस्यों को, जो विधानसभा सदस्य हैं, उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो विधानसभा अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति जिम्मेदार होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो किसके प्रति जिम्मेदार होता है? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन प्रश्न नंबर 17 का, वो क्या होगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मैं ये बात आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? जल्दी से बताइए। 4 माह, 6 माह, 8 माह, 3 माह। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 माह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। राज्य विधानसभा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 172, 171, 170, 168। जो विधानसभा का प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये बात आपको बतानी है। जल्दी से बताइए कि कौन से अनुच्छेद में दिया गया है इसका प्रावधान। ऑप्शन कमेंट कीजिए जल्दी से। सारे लोग इसका आंसर देंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 जो है वो क्या कहता है? राज्य विधानसभा पूछा है, सॉरी विधानसभा पूछा है, ना कि विधानमंडल। जो 168 है वो विधानमंडल के गठन की प्रावधान करता है, जबकि विधानसभाओं के गठन की बात करता है 170। तो एक डी ना सही होकर के कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 170। ऑप्शन नंबर सी इस बात का, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 168 कहता है क्या? कि राज्य में विधायिकाओं का गठन से संबंधित प्रावधान, विधायिकाएं यानी विधान परिषद और विधानमंडल दोनों। और 170 में क्या है? विधानसभा का गठन। जबकि 171 में क्या है? विधान परिषदों का गठन। और 172 में क्या है? कि राज्य की विधायिकाओं के कार्यकाल कितने समय के होंगे, ये बात कही गई है। तो एक बार फिर से आप सुन लीजिए, सब मैं एक बार इरेज कर देता हूं। तो 168 में क्या कहा गया है? 168 में कहा गया है कि राज्य में विधायिकाओं का गठन। 170 कहता है कि राज्य में विधानसभा का गठन। 171 राज्य में विधान परिषदों का गठन। और 172 में राज्य विधायिकाओं के कार्यकाल संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 170। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन है? जो राज्य विधान मंडल है उसका उच्च सदन कौन है? विधान परिषद, विधानसभा, विधान पालिका, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद। कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। राज्य विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 72, 70, 69, 68। जल्दी से बताइए कि तो आपको इससे पहले मैं 68, 70 और 172 बता चुका हूं। तो एक ही अनुच्छेद बचता है 169, जो ये कहता है कि राज्यों में विधान परिषदों का गठन अथवा उन्मूलन से संबंधित प्रावधान है। 171 में विधान परिषदों के गठन संबंधी प्रावधान है और 169 में उसके उन्मूलन संबंधी प्रावधान। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 22। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है, सब लोग इसका जवाब दे लेंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है विधान परिषद में, विधानसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में से किसी एक सदन में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा में।
धन विधेयक के मामले में विधान परिषद की जो भूमिका है वो सलाहकारी भूमिका होती है, ना कि वहां पेश किया जाता है। तो सबसे पहले विधानसभा में, फिर विधान परिषद में। विधान परिषद मैक्स टू मैक्स इसे 14 दिन रोक सकती है और क्या कर सकती है, इस पर जो सुझाव देती है जो विधानसभा है उसको मानने या ना मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी इसकी भूमिका सिर्फ सलाहकारी भूमिका अदा करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, ये बात आपको बतानी है। कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/12, कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/3। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1/6। कुल सदस्यों के जो 5/6 हैं वो निर्वाचन और प्रत्यक्ष निर्वाचन से आते हैं, जबकि 1/6 सदस्यों का विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। जबकि विधानसभा में एक सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित सदस्य को राज्यपाल नामित या मनोनीत कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। प्रश्न नंबर 25, आज का अंतिम प्रश्न। राज्य विधानसभा निम्न में से किसके निर्वाचन में भाग नहीं लेती है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचन में, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में। किस में राज्य विधानसभा नहीं भाग लेती, ये बात आपको बतानी है निम्न में से। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, इन चारों ऑप्शन यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में से वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभाओं का कोई भी योगदान नहीं होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इसको कहीं नोट करके लिख लीजिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में है, विधान परिषद में है और राज्यसभा के निर्वाचन में इनका भाग है। तो ये आज के 25 प्रश्न थे जो संबंधित थे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो तो जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। चलिए अब बात आती है आज के होमवर्क की। तो आज का जो होमवर्क है वो आपके लिए है, भारत के किन राज्यों में विधान परिषदें हैं, कुल संख्या बताइए तथा उनके नाम भी बताइए। यानी कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं वर्तमान में, उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप सारे लोग कमेंट किया कीजिए। कुछ ही लोगों के कमेंट आते हैं, कुछ लोग जो कि बहुत अच्छा कमेंट करते हैं वो सारे आंसर राइट बताते हैं। और साथ ही साथ मैं रोज कहता हूं आपको, आप लोग सुनते ही नहीं हैं, कि जितना स्कोर करें आप कम से कम एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे तो बता दिया करिए कि कौन अच्छा कर पा रहा है, कौन कम कर पा रहा है, तो उसी हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकूंगा। तो एक बार जरूर स्कोर कर दिया करिए कि कितना प्रश्न आपके सही हुए। साथ ही साथ जो होमवर्क दिया जाता है उसको तो आप जरूर बताया करिए कि उसका आंसर क्या होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर जरूर कर दिया करिए। अब आप कहेंगे कि सर बार बार आप शेयर करने के लिए बोलते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उससे चैनल का प्रमोशन भी होगा, उसमें कोई छिपाने वाली बात तो है नहीं, है आप सब लोग जानते हैं। और अगर वीडियो अच्छी है तो आपको शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है। एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और शेयर लाइक ना करिए तो कम से कम कमेंट तो आप दिया ही करिए, ताकि मुझे तो पता चले कि आप कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बातें समझ आई होंगी। आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हाँ, एक बात और, 6 बजे जो करंट अफेयर्स की वीडियो आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग, जितने लोग ये वाली वीडियो देखते हैं, वो 6 बजे शाम में करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो उसको भी जरूर देखा करें। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स, और एग्जाम में करंट अफेयर्स का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, तो उसको भी आप लोग जरूर देखा करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।